हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैकेजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों आज मैं आप लोगों के सामने बात करने आया हूं डीआरडीओ जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के सीबीटी 2 एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर। यह जो बात है बच्चों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआरडीओ का सीबीटी 1 जो है बच्चों प्योर नॉन टेक्निकल है, जबकि सीबीटी 2 प्योर टेक्निकल है। अब सीबीटी 1 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं, इसी तरह से लगे रहिए खूब मेहनत से। लेकिन डीआरडीओ के साथ इश्यू यह है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तरह काम नहीं करता। यह जैसे ही सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है उसके 15 से 20 दिन के अंदर सीबीटी 2 आपका एग्जाम की डेट आ जाती है। यानी कि आज सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और उसके 20 दिन बाद सीबीटी 2 आपको देना है। और 20 दिन में बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर नहीं हो सकता किसी हालत में भी, क्योंकि डीआरडीओ का जो सिलेबस है वो सिर्फ इंडिकेटिव सिलेबस है, जिसमें लिखा गया है साफ साफ कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, एटसेट्रा। इसी के जैसे और रिलेटेड सब्जेक्ट भी, यानी कि आधे से ज्यादा कंटेंट तो उन्होंने सिलेबस में लिखा ही नहीं है। अब समस्या होती है बच्चों बहुत ज्यादा जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं, क्योंकि जब आप बेसिक थर्मो पढ़ते हैं तो आपको हीट ट्रांसफर की चिंता होने लगती है। जब आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेके बैठते हैं तो आपको मेट्रोलॉजी की चिंता होने लगती है। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मटेरियल साइंस की चिंता होने लगती है। बेशक चिंता होने की बात ही है, क्योंकि पता ही नहीं कहां तक कितना पढ़ना है, सब्जेक्ट का नाम सिलेबस में लिखा हुआ है। तो यहां पर बच्चों हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी बेसिस पर मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं बच्चों। इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखेंगे, और यह स्ट्रेटेजी मैंने कई हिस्सों में तोड़ी है। ऐसा नहीं कि मैं आज ही पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, नहीं, मैं आज आप लोगों के साथ बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा बच्चों जो कि उसी सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो डीआरडीओ की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है बच्चों, उसको कैसे देखेंगे बच्चों हम, आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैथ्स, जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स, जिससे डिप्लोमा के बच्चे दूर भागते थे बच्चों, वो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और इसमें बताऊंगा कि आप कम से कम ये सारी चीजें पढ़ के जाएं। ठीक है, तो मैंने ऐसे कुछ टॉपिक्स छांटे हैं बच्चों जिनको आपको हर हालत में पढ़ना होगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक फंक्शन। जितने भी बेसिक फंक्शन है बच्चों, साइन, कॉस या फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन के साथ उनका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कीजिए बच्चों। ठीक है, कुछ चीजों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन और कुछ फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल फॉर्मूले की तरह आपको कहीं पर भी मिल जाएगा बच्चों। उसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, पक्का वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों हर हालत में। ठीक है, कि मैक्सिमा डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे करते हैं, मिनिमा कैसे करते हैं बच्चों। उसके बाद सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूले याद रखना, बहुत लंबा चौड़े फंक्शन को इंटीग्रेट करने मत बैठ जाना, बहुत ही सिंपल एक्स साइन एक्स को करके देखिए, एक्स कॉस एक्स को करके देखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स को करके देखिए, बस यही और कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएशन में बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं यह जरूर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, खास तौर से इक्वेशन ऑफ मोशंस में याद रखना बच्चों, जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का, तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जर्क। इस टाइप से आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, कैसे 2x2 मैट्रिक्स को आप जो है बच्चों लिखकर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। वो कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है बच्चों 10-11, बस उन्हें डायरेक्ट आपको याद करना है बच्चों, सीधा सीधा 10-11 बच्चों। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह। इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं बच्चों, यह पूछा जा सकता है बच्चों। वेक्टर में आपसे बच्चों डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पूछी जा सकती है, यानी कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इससे रिलेट कर लेना बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, ये इस तरीके की चीज है। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं बच्चों, याद रखना। उसके बाद बच्चों मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये आसान क्वेश्चन होता है इसलिए वही आएगा बच्चों। और न्यूटन रैप्सन का बच्चों फॉर्मूला, न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला। इसके अलावा बच्चों कुछ फंक्शंस की लिमिट्स भी देख लेना बच्चों, लिमिट्स और कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, कंटिन्यूटी भी चेक कर लेना, कंटिन्यू
कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, ये भी आप लोग जरूर देख लें। तो ये तो है मैथ्स के बच्चों, कोशिश करना कि सबसे पहले यही पढ़ लें, इसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर आपको बताएंगे अब आप क्या पढ़िए, ठीक है। यही टॉपिक सबसे पहले कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट याद करने की, क्योंकि वहां सॉल्व करने का टाइम थोड़ा सा कम रहता है बच्चों। अब आगे आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं मटेरियल साइंस की बच्चों। मटेरियल साइंस की बच्चों देखो भैया, सीधी सी बात है, बीसीसी, एफसीसी, एचसीपी, इनका कंपैरिजन, इनका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों, इनके लैटिस पैरामीटर और रेडियस के बीच क्या रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है बच्चों, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसकी एक टेबल होती है छोटी सी, जो मैंने भी पढ़ाई और आपको कहीं भी मिल जाएगी, उनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है आपको अपने एग्जाम में। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, एपीएफ, ये मैं बता ही चुका हूं बच्चों। स्ट्रेस स्ट्रेन कर खास तौर से बच्चों माइल्ड स्टील का अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं जो आप कई बार पढ़ चुके होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, मटेरियल साइंस में भी। कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है बच्चों, ये ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहां पर है बच्चों इस तरीके से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कर्व, ठीक है, इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग वगैरह ये भी आ जाता है बच्चों, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। डक्टाइल वर्सेस ब्रिटल बिहेवियर आप लोग करेंगे बच्चों हर हालत में। फटीग और क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको मिल सकता है बच्चों, याद रखना, ठीक है। अच्छा, आयरन कार्बन डायग्राम में बच्चों यूटेक्टॉइड पॉइंट और यूटेक्टिक पॉइंट, हाइपर यूटेक्टॉइड, हाइपो यूटेक्टॉइड, ठीक है, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो आपकी कार्बन परसेंटेज यूटेक्टाइड और यूटेक्टिक पॉइंट पर, उसका टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, हाइपो में कितना होता है कार्बन, हाइपर में कितना होता है, स्टील और कास्ट आयरन दोनों के लिए बच्चों, ये देख लेना बच्चों। अच्छा, परलाइट में अल्फा कितना होता है बच्चों, सीमेंटाइट कितना होता है, अल्फा आयरन और सीमेंटाइट, ये बच्चों। फेराइट क्या होता है, सॉफ्ट है, डक्टाइल है, क्या है बच्चों। सीमेंटाइट में कार्बन परसेंटेज मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनके कलर क्या क्या हो सकते हैं, प्लीज जरूर ध्यान से बच्चों। उसके बाद बच्चों एनिलिंग वर्सेस नॉर्मलाइजिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनिलिंग कोई भी हीट ट्रीटमेंट है, उसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली, उसका टेम्परेचर रेंज क्या है, न्यूमेरिकल भी, उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी, और A1 AC1 की फॉर्म में भी, ठीक है। AC1 A1 ये सारी लाइनें याद है ना बच्चों, AC3 ACM, इन तीनों लाइनों के करस्पॉन्डिंग भी बच्चों, ठीक है। उसके बाद हार्डनिंग और टेम्परिंग, ये दोनों एक साथ पढ़ना बच्चों। क्विंचिंग करने के बाद टेम्परिंग की जरूरत पड़ती है, तो टेम्परिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। तो दो तीन चीजें बता रहा हूं बच्चों हीट ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है बच्चों, किस तरीके के स्टील के लिए वो यूज किया जा सकता है, और तीसरा बच्चों याद रखना उनका इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों, उनका इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कास्ट आयरन के टाइप्स, खास तौर से बच्चों डक्टाइल कास्ट आयरन, मैलेबल और व्हाइट कास्ट आयरन, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्लेन कार्बन स्टील का क्लासिफिकेशन बच्चों, लो माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये उनके यूज क्या क्या है बच्चों, ठीक है। और इसी में एक चीज ऐड कर देता हूं बच्चों, स्टेनलेस स्टील का क्रोमियम परसेंटेज कितनी होती है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन प्लीज जरूर ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। ब्रास और ब्रॉन्ज ये देख लेना बच्चों, ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, यानी कि एक तरह से कॉपर एलॉयज जो होते हैं वो ध्यान से पढ़ लेना, और साथ साथ बच्चों कॉपर और निकल एलॉय भी अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि नॉन फेरस एलॉय भी आएंगे बच्चों, और एल्यूमिनियम के भी बच्चों एलॉयज अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ये डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेबिट मटेरियल क्या होता है, ठीक है। व्हाइट आयरन क्या, व्हाइट मेटल क्या होता है बच्चों। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट है भी या नहीं है, ये सारी चीजें बच्चों इस तरीके के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोरोजन कितने टाइप का हो सकता है बच्चों, इनके टाइप्स बच्चों, गैल्वेनिक वगैरह ये टाइप के जो होते हैं। और अगर टाइम मिलता है बच्चों तो आपको बच्चों कंपोजिट मटेरियल के बारे में भी पढ़ लेना है, अगर टाइम मिलता है बच्चों कंपोजिट मटेरियल के बारे में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये वाला ही सबसे ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टील में या स्पेशली स्टील में किस एलिमेंट को मिलाने पर क्या होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आने लगा है बच्चों। तो ये मटेरियल साइंस क्या है बच्चों, सबसे पहले इन्हें तैयार कीजिए बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस यहां से आपका क्वेश्चन आने के हैं। अब बच्चों इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ स्केल्स, कितने टाइप के स्केल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आरएफ फॉर्मूला, ठीक है। ये मतलब बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़नी है बच्चों। फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। बीआईएस रिकमेंडेड प्रोजेक्शन कौन से होते हैं बच्चों। ऑर्थोग्राफिक व्यू सिंबल्स,
ये बहुत पूछा जाएगा बच्चों। सेक्शनल व्यू पर्पस, उसका पर्पस क्या होता है बच्चों? पार्ट्स नॉट सेक्शन, वो पार्ट जिनको सेक्शन नहीं किया जा सकता। आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक एक्सेस एंगल कितना होता है बच्चों, ये पूछता है कितने एंगल पे बनता है आइसोमेट्रिक व्यू। डायमेंशनिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? लिमिटेड टॉलरेंस डेफिनेशन, ये आपका उसमें भी काम आ जाएगा मेट्रोलॉजी में, तो लिमिट फिट टॉलरेंस अच्छे से पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ फिट्स, होल बेसिस सिस्टम, शार्प बेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है कहीं भी, हमेशा होल बेसिस आता है। सरफेस फिनिश के सिंबल बच्चों याद रखना, और हिडन लाइन के क्या क्या यूजेज होते हैं, ये सबसे पहले आपको ड्राइंग में पढ़ लेना है बच्चों, याद रखना। सिंबल ज्यादा पढ़ना, और बच्चों इसके अलावा बच्चों आपको पॉइंट प्रोजेक्शन, लाइन प्रोजेक्शन भी ध्यान से देखना है, उसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके एक दो न्यूमेरिकल करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपका वीपी ऊपर वर्टिकल प्लेन ऊपर कब जाता है बच्चों, नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन कब आता है, किस उसमें आता है बच्चों आपका एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों कैड कैम सिम। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है टॉपिक पढ़ने में, बाकी सब तो पढ़ ही लेते हैं, ये वो टॉपिक है जिसकी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें बच्चों कैड की डेफिनेशन और इसकी कुछ कमांड्स है बच्चों, जैसे मिरर पूछ लेगा बच्चों, पॉलीलाइन पूछ लेगा बच्चों, या ये पूछ लेगा सर्किल के लिए क्या क्या डिफाइन करना होता है। ठीक है, एक लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट डिफाइन करने होते हैं, इस टाइप से, तो कमांड से आप सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कैड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसलिए डाल दिया कि एक इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। 2D वर्सेस 3D मॉडलिंग बच्चों, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों। सॉलिड वर्सेस सरफेस मॉडलिंग बच्चों, ये जरूर पढ़ लेना बच्चों। इनपुट आउटपुट डिवाइस कैड के लिए बच्चों। ठीक है, तो कमांड्स भी देखनी है बच्चों, आपको कमांड्स याद रखना, कमांड्स भी देखनी है बच्चों। डेफिनेशन ऑफ कैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम में क्या क्या होता है ये आपको देखना है बच्चों। तो डिजाइन, प्रोडक्शन और इन दोनों का इंटीग्रेशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे मान के चलिएगा। सीएनसी वर्सेस एनसी वर्सेस डीएनसी, इनके बीच क्या रिलेशन, आपको सिर्फ इसी से पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी क्या क्या है बच्चों, ओपन वर्सेस क्लोज लूप कंट्रोल किसे कहते हैं बच्चों, पार्ट प्रोग्रामिंग, इसमें बच्चों एम कोड, जी कोड जरूर ध्यान से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिम, सिम की डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सिम के बच्चों, कैड गैम को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है सिम में। ठीक है, एफएमएस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होती है, इसमें आप रोबोट्स का भी यूज करते हैं, तो रोबोट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल क्या होते हैं बच्चों, ये बेसिक सी चीजें इसमें पढ़नी है जो आपको इंडस्ट्रियल में भी काम आ सकती है बच्चों, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, याद रखिएगा बच्चों हर हालत में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो मैंने दे रहा हूं आपको, इन्हें नोट करके इन्हें जरूर पढ़ लेना है, इसी तरीके से किसी भी तरीके से इन सारी चीजों को कवर करना है आपको, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनेगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा करके लिख दिया उन्होंने, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़नी है तो कोशिश ये करना, कास्टिंग में बच्चों टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ठीक है, और इसमें भी याद रखना बच्चों सैंड कास्टिंग जरूर पढ़ लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सैंड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपका पैटर्न अलाउंस से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, वेल्डिंग में आ जाइए, तो वेल्डिंग प्रोसेस में बच्चों एक तो आप हर हालत में शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है वो पढ़ लीजिए, उस पर फ्लक्स का काम क्या है, कोटिंग का काम क्या है, कोटिंग में क्या क्या मिलाया जाता है बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों टिग एंड मिक्स जरूर पढ़ लेना बच्चों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जरूर पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग जरूर पढ़िएगा बच्चों, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन, ये 3 पढ़ लीजिएगा, बहुत होती है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग ये पढ़ना है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जरूर पढ़नी है बच्चों। ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा बच्चों फिर वेल्डिंग डिफेक्ट पर आ जाना, वेल्डिंग डिफेक्ट क्या होते हैं, इनका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से कैसे चेक करते हैं बच्चों, ये भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब लेथ की कंस्ट्रक्शन और इसके ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन में क्या है बच्चों, अब इसमें एक तो आपका कंपाउंड रेस्ट पे क्वेश्चन बड़ा आता है बच्चों, टेल स्टॉक ऑफसाइड जो होता है उस पर बड़ा क्वेश्चन आता है टेपर बनाने वगैरह के लिए, तो टेपर कैसे बनाते हैं, क्या क्या मेथड है, उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेंगे। इसी तरह से थ्रेड कटिंग में, ठीक है, हाफ नट का क्या काम होता है बच्चों आपके, ठीक है, ये जो गियर होते हैं बच्चों आपके, किस तरीके से आप उनको मैनिपुलेट करते हैं थ्रेड कटिंग में बच्चों। ठीक है, ओके, अच्छा उसके बाद मिलिंग ड्रिलिंग के बेसिक क्या बच्चों, इनकी मिलिंग की मशीन भी पढ़नी है और इसके ऑपरेशन भी, यहां से क्वेश्चन आएगा। ड्रिलिंग के सिर्फ ऑपरेशन पढ़िएगा बच्चों, और ड्रिल बिट की ज्योमेट्री, जैसे लेथ में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री पढ़ोगे, इसी तरह ड्रिलिंग में
ड्रिल बिट की ज्योमेट्री, खासतौर से पॉइंट एंगल जरूर अच्छे से पढ़ लेना, हेलिक्स एंगल जरूर अच्छे से पढ़ लेना, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों। मिलिंग में बच्चों ऑपरेशन से ज्यादा क्वेश्चन आता है, या खुद कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिंग से, जैसे ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन में कितनी मोशन दे सकते हैं आप मैक्सिमम, इस टाइप से, या फिर अप मिलिंग डाउन मिलिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, इनके इफेक्ट, मटेरियल रिमूवल रेट पे क्या होते हैं, कटिंग टूल लाइफ पे क्या होते हैं, टूल लाइफ पे, ये सब चीजें। टूल मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टूल मटेरियल। तो इसमें हाई स्पीड स्टील, सिरेमिक, कार्बाइड और बच्चों क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड, ये जरूर पढ़ लेना 5 टाइप के, ठीक है। टूल वियर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर, यही 2 पढ़नी है, ठीक है, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आ जाइए फॉर्मिंग में, तो फॉर्जिंग और रोलिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये आपको जरूर देखना है। डिफरेंस क्या बच्चों, इसे अलग पढ़िएगा, इसे अलग पढ़िएगा, दोनों अलग प्रोसेस, इनमें हम कभी भी कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है। फॉर्जिंग के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, रोलिंग के ऑपरेशन कौन कौन सा है। रोलिंग में डिफेक्ट बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, जिपर डिफेक्ट किसे कहते हैं, एलिगेटरिंग किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल। उसके बाद सरफेस रफनेस, ये आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में पढ़ना तो ज्यादा अच्छा है बच्चों, ठीक है। वही आपका एफ फीड स्क्वायर अपॉन 8 इंटू नोज रेडियस वाला फॉर्मूला, वहां से क्वेश्चन। इसके अलावा बच्चों वर्नियर और माइक्रोमीटर अच्छे से पढ़ लेना, स्लिप गेज अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, स्लिप गेज। और कुछ बच्चों ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस जैसे टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ऑप्टिकल प्रोजेक्शन किससे मिलता है बच्चों, ठीक है, ये अच्छे से किस चीज के में काम में आता है वो, ठीक है। टेलीसर्फ का क्या हो, यानी कि कुछ डिवाइसेस हैं सरफेस रफनेस के लिए, वो जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जिक्स एंड फिक्शन में क्या डिफरेंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफरेंस का ही क्वेश्चन आया आज तक, ठीक है। टाइप्स ऑफ जिक्स एंड फिक्सर, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि इस पे भी मैंने 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन देख लिया है। जैसे होल को आपको फिक्स करना है, तब आप कौन सा जिग यूज करेंगे, फिक्सर यूज करेंगे। अच्छा, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में बच्चों ईडीएम, यूएसएम, ईसीएम, ये 3 तो आपको बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा बच्चों अल्ट्रासोनिक, आपका इसके बाद बच्चों नंबर आता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का, लेजर बीम मशीनिंग का और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। प्लीज इनको भी ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6-7 है बच्चों, सिर्फ आपको यह देखना है इनका प्रिंसिपल क्या है, किन मटेरियल के लिए सुटेबल है, और कुछ प्रोसेस पैरामीटर जैसे कि ईडीएम में, ईसीएम में गैप कितना रखते हैं टूल वर्कपीस के बीच, ईसीएम में टूल वियर बिल्कुल नहीं होता है, ईडीएम का क्या प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोलाइट, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कौन कौन से यूज करते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। तो बच्चों ये जो मैंने आपके सामने सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लें अभी से, ठीक है, यानी कि डेली बेसिस पे इसी लिस्ट को जो मैंने आपको समझाई, इसी लिस्ट को अच्छे से देखें आप, तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ना तो आपने थर्मल समझाया ना डिजाइन, धीरे धीरे बच्चों आज आप इन्हें नोट करेंगे बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, आई डोंट नो कैसे करते हैं, इन्हें नोट कीजिए बच्चों और इन्हें पढ़िए शुरू से आखिर तक, और बहुत बेसिक चीजें पढ़िए। यकीन करिए सिर्फ ऊपर से बेसिक चीजें, डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब किसी एग्जाम में सिलेबस आपका बहुत वास्ट होता है तो क्वेश्चन की डेप्थ लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, वो बेसिक से पूछते हैं, क्योंकि आपको कई चीजें देखनी है। याद रखिएगा बच्चों, जैसे स्पेसिफिक आपका कोई सिलेबस है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का, वहां पे डीप से डीप क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्योंकि उन्होंने बता दिया आपको क्या पढ़ना है। लेकिन डीआरडीओ में उन्होंने सीधा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लिख दिया है, ठीक है ना, सीधा थर्मल इंजीनियरिंग लिख दिया। अब इसमें तो कई चीजें हैं ना, तो यहां पर बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डीआरडीओ में, जबकि आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चों अभी तक वेट कर रहे हैं कि हम कैसे करें तैयारी, तो बच्चों याद रखना आप फंस जाओगे बाद में। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक हमारे डीआरडीओ 2025 सेप्टेम 11 का कोर्स नहीं लिया है, टेक्निकल के लिए बच्चों ये कोर्स है, ये ले सकते हैं, कीमत इसकी 4000 है, लेकिन MIE कोड लगाकर ये मात्र 1999 रुपए का पड़ जाएगा बच्चों। अब बच्चे ऐसे हैं कि सर मुझे तो नॉन टेक भी पढ़ना था, टेक्निकल भी, तो आप ये वाला कोर्स ले लीजिए बच्चों, ये 2399 का कंप्लीट बैच CBT 1 और CBT 2 का। अगर आपके मन में ये भी बात है बच्चों कि सर मुझे तो सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है, टेक्निकल तो मैंने आपका आरआरबी का या कोई महापैक लिया हुआ है बच्चों, तब आप क्या करेंगे बच्चों, तब आप सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए ये लेंगे बच्चों, डीआरडीओ 2025 सेप्टेम 11। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोगों को बच्चों टेस्ट सीरीज भी अभी हाथ के हाथ ही ले लेनी है, ताकि आप इन्हें तैयार कर सकें अच्छे से।
तैयार कीजिए, आप कुछ भी कीजिए बच्चों, महापैक में ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सारी टेस्ट कौन कौन सी, आरआरबी की, डीआरडीओ की, एसएससी की, इसरो की, एनएचपीसी की, यूपीपीएससी पॉली की, जेकेएसएसबी की, बीटीएससी की, आयु, ये सारी बच्चों महापैक है टेस्ट सीरीज का, ये ले लीजिए ना। इसमें कई क्वेश्चन हैं, कीजिए, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है डीआरडीओ का। डीआरडीओ तो आपसे बस पूछेगा क्वेश्चन लाइन से बच्चों, लाइन से पूछेगा बच्चों, तो टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए बच्चों। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ डीआरडीओ के लिए चाहिए तो ये भी है हमारे पास, ठीक है। तो समय जब है तो आप महापैक वाली लीजिए ना, और अगर समय नहीं रहेगा तब आप डीआरडीओ की लेंगे ना, क्योंकि इसमें कम होंगे बच्चों, इसमें कम होंगे क्वेश्चन पेपर, इसमें बहुत सारे एग्जाम के हैं। और याद रखना, डीआरडीओ जैसे एग्जाम, इसरो जैसे एग्जाम जो होते हैं, इनका कोई सिलेबस नहीं होता, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज लीजिए बच्चों। तो याद रखना, कोर्स सेलेक्ट कीजिए अपना फौरन, चाहे महापैक लीजिए, चाहे डीआरडीओ का टेक्निकल नॉन टेक कंबाइंड कॉम्बो लीजिए, या डीआरडीओ का टेक्निकल लीजिए, डजेंट मैटर, आपको लेना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद महापैक की टेस्ट सीरीज लीजिए बच्चों, और लगाइए, चाहे आपने सब्जेक्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक सही टिक लगना है और आपकी लाइफ बन जानी है। सिर्फ ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें बच्चों, मेक इट इजी की, क्योंकि वहीं पर ये सारे कोर्सेज की जानकारी है, और इसके लिए और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको बच्चों हमारी ऐप के थ्रू पता चलती रहती हैं। तो वो जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसी क्रम में बच्चों मैं आगे फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कुछ और सब्जेक्ट उठाऊंगा, और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वहां से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए बच्चों इससे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को, और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलता हूं किसी और सेशन में, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। डीआरडीओ CBT 2 के लिए आप लोगों को बस मेक इट इजी के साथ जुड़े रहना है। थैंक यू वेरी मच।